एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, शायद आप ये समझें कि आखिर हम गांधी परिवार और कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ तक गांधी परिवार का ताल्लुक़ है, हमारी बरसों पहले जब हमारे यूसुफ भाई दिलीप कुमार राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, तब एक बार उनके साथ सोनिया गांधी से मुलाकात ज़रूर हुई थी 10-20 मिनट की, जिसमें ज़्यादातर बात उनमें और दिलीप साहब में होती रही, हम सुनते रहे। राहुल और प्रियंका से हमारी आज तक मुलाकात नहीं, तो जिनसे मुलाकात नहीं हुई उनसे झगड़ा क्या हो गया। अब रहा कांग्रेस का सवाल। तो दोस्तों, हम कांग्रेस के पीछे नहीं पड़े, हमें कांग्रेस की चिंता है। चिंता क्यों है? क्योंकि हम ये मानते हैं, ये समझते हैं और ये जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर हिंदुस्तान की तस्वीर अधूरी है। कांग्रेस के बिना आज़ाद भारत की, आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। देश में कई पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस वो अकेली पार्टी है जिसका नाम हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जश्न मनाते हैं, तो हमें याद रहता है कि ये 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश को कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी, उस तरह से कोई और पार्टी जुड़ी ही नहीं। बहुत सी पार्टियां तो उस वक्त ही नहीं, बीजेपी का तो कहीं अता पता नहीं था, और जहाँ तक आरएसएस का ताल्लुक़ है, वो तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरोधी थी, वो तो उसकी मुखालफत करते थे, तो वो तो किसी गिनती में नहीं। कांग्रेस अकेली पार्टी थी जिसके साथ आज़ादी जुड़ी हुई है। तो आज़ाद हिंदुस्तान भी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। ज़मीनी हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में जिन्हें ऑल इंडिया पार्टीज कहा जा सकता है, वो सिर्फ 2 हैं, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। उनमें भी कांग्रेस का दर्जा ऊंचा है। ऊंचा इसलिए है कि पहले हमने आपको वजह बता दी, आज़ादी के साथ उसका नाम जुड़ा होने की वजह से। दूसरे, ये वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को वो लीडर्स दिए हैं, वो नेता दिए हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा नहीं, जो भारत के इतिहास के रचयिता हैं। ये वो लीडर हैं जो सिर्फ लीडर नहीं थे, सिर्फ नेता नहीं थे, जो लेखक थे, राइटर्स थे, बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे, दानिश्वर थे, जिनकी लिखी हुई किताबें दुनिया में उस वक्त भी पढ़ी गई थीं और सराही गई थीं, और आज तक पढ़ी जाती हैं और सराही जाती हैं। महात्मा गांधी और उनकी किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू और उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किताबें हैं जिन पर दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी में रिसर्चेस हुई, जिन पर लोगों की पीएचडी की डिग्रियां दी गई हैं, जिन पर काम होता था, और आज भी दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़ाई जाती। आप मुझे एक बीजेपी लीडर का नाम बता दीजिए जिसने कोई किताब लिखी हो, और अगर लिखी हो तो उसका दुनिया में कहीं चर्चा हुआ। आज भी जितने बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, शायद किसी और पार्टी के साथ जुड़े नहीं हैं। बीजेपी तो बुद्धिजीवी विरोधी पार्टी है। बीजेपी में तो चंद बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल्स कभी थे, अब वो भी नजर नहीं आते। अरुण जेटली और मनोहर पर्रिकर परलोक से धार गए, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी को निकाल बाहर किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी और
मुरली मनोहर जोशी पता नहीं कहाँ हैं, शायद कहीं कोने में पढ़े मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पढ़ रहे होंगे कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो वो चैप्टर तो उनके यहाँ ही नहीं। अब आगे बात करते। हमने जैसे कि कहा, इस देश में कई पार्टियां हैं। हमारे देश को, हिंदुस्तान को मल्टी पार्टी कंट्री, मल्टी पार्टी नेशन कहा जाता है। और ये सब पार्टियां बहुत अहम हैं, बहुत ताकतवर हैं। लेकिन ये सब पार्टियां अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर हैं, अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में डीएमके बहुत मजबूत पार्टी, लेकिन डीएमके का पास की रियासत आंध्र प्रदेश में कोई रोल नहीं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी है, लेकिन सटी हुई स्टेट तेलंगाना में उसका कोई रोल नहीं। तेलंगाना में टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, बहुत मजबूत पार्टी, लेकिन उसका किसी दूसरी स्टेट में कोई रोल नहीं। टीएमसी, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस, जबरदस्त पार्टी है, जिसने अभी पिछले असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के छक्के छोड़ा दिए थे, पानी पिला दिया था उनको। लेकिन टीएमसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कितने काम आ सकती थी, कितने काम आ पाई, ये देख लिया हमने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन वो बिहार की राष्ट्रीय जनता दल को क्या दे सकती है, कितना दे सकती है, सिवाय इसके कि मॉरल सपोर्ट के। और भी आप जहाँ देखिए ऐसी पार्टियाँ जो हैं वो अपने अपने पार्टी में बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अपनी पार्टी से बाहर उनका कोई असर नहीं। और ये हर पार्टी अपनी जगह पर एक मजबूत लकड़ी है। अगर इन तमाम लकड़ियों को एक जगह जमा किया जाए, गट्ठर बना दिया जाए और उसे एक बहुत मजबूत रस्सी से बांध दिया जाए, तो यह गट्ठर बड़ा ज़बरदस्त होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत ताकतवर होगा। और इन लकड़ियों को गट्ठर बनाने के लिए जिस मजबूत रस्सी की ज़रूरत है, वो रस्सी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हो सकती, क्योंकि कांग्रेस हर स्टेट में मौजूद है। वो इन तमाम पार्टियों के अंदर तालमेल पैदा कर सकती है, कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकती है। लेकिन फिर कांग्रेस को एक मजबूत रस्सी बनना है। मजबूत रस्सी बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका अंदरूनी ढांचा मजबूत हो। अंदरूनी ढांचा किसी पार्टी का सिर्फ उस वक्त मजबूत होता है जब उसके तमाम पदाधिकारी, तमाम ओहदेदार, ऊपर से नीचे तक, सेंटर से लेकर स्टेट्स तक, सब इलेक्टेड हों, सेलेक्टेड ना हो। पार्टी के अंदर इलेक्शंस हों और उसके जरिए से पदाधिकारी, ओहदेदार चुने जाए, तभी एक पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी बनती। फिर यही मजबूत पार्टी, यही मजबूत कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों को साथ ला सकती है या दूसरी पार्टियों के साथ जा सकती है, उनमें तालमेल कर सकती है, करा सकती है। और अगर ये मजबूत कांग्रेस बन जाती है तो फिर उसे अपना एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, वो एजेंडा सिर्फ एक लाइन का होगा, और वो लाइन होगी, देश को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। सिर्फ एक एजेंडा, एक लाइन का एजेंडा, कुछ नहीं आगे पीछे। देश को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। और जब आप एजेंडा बना लेते हैं तो उसका फिर एक नैरेटिव भी बनाना पड़ता है, उसका एक बयानिया भी बनाना पड़ता है। वो नैरेटिव क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, सारी दुनिया जान चुकी है कि बीजेपी के हिंदुत्व का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। बीजेपी का हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सियासी नजरिया है, एक राजनीतिक विचारधारा है। इस नजरिए को, इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को से लड़ने के लिए जो नैरेटिव हो सकता है वो सॉफ्ट हिंदुइज्म नहीं हो सकता, नरम हिंदुत्व नहीं हो सकता। नरम हिंदुत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। बीजेपी के हिंदुत्व से लड़ने के लिए सिर्फ एक हथियार है, और उस हथियार का नाम है सेकुलरिज्म। जी हां दोस्तों, सेकुलरिज्म, जो
भारत की आत्मा है, जो हिंदुस्तान की रूह है, जो इंडिया की सोल है। जब कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म का नाम लेना शुरू करेगी तो यकीन जानिए बाकी सारी पार्टियां भी सेक्युलरिज्म का नाम लेने लगेंगी, और तब आपको यह नजर आएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है, बीजेपी को हटाया जा सकता है। और यह बात 2 दिन पहले, जब हम वीडियो बना रहे हैं उससे सिर्फ 2 दिन पहले यह बात कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, बहुत बुजुर्ग नेता वीरप्पा मोइली ने भी कही कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और दोस्तों, बात खत्म करने से पहले आपको ये बताएं कि इस देश के एक बहुत माहिर चुनाव रणनीति बनाने के माहिर जो समझे जाते हैं, पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर, उन्होंने इंडिया टुडे में राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवर को इंटरव्यू देते हुए एक बहुत दिलचस्प बात की। उसने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस एक लाइन के एजेंडे पर चले तो 5 में से 4 स्टेट्स में बीजेपी के जीत के बावजूद 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। शर्त यह है कि इस एजेंडे पर 2024 के इलेक्शन के ऐलान का इंतज़ार नहीं किया जाए, इस एजेंडे पर आज से, अभी से काम शुरू कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, जब हम कांग्रेस की बात करते थे, हमने पिछले 2 वीडियोज़ में की और इस वीडियो में की, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा मकसद हमेशा कांग्रेस से कुछ वैसे लेना देना नहीं है एज ए पार्टी। हम जो बात कहते थे उसके पीछे यही नुक्ता होता था, उसके पीछे यही लॉजिक होती थी, उसके पीछे यही तर्क होता था, उसके पीछे यही मंतक होती थी। तो दोस्तों, फिलहाल यही कहना था। अगले व्लॉग तक के लिए हसन कमाल, आजम साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज।